हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आज इस वीडियो में हम लोग इकॉनमी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका रिलेशन करंट से भी है और प्लस कॉन्सेप्ट से भी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम लोग हिंदी में मौद्रिक नीति के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस टॉपिक में हमें कौन कौन सा पॉइंट्स, कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के आधार पे या एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सामान्य रूप से ये जो टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारी पॉलिसियां पढ़नी है। हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं, हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हैं, हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ते हैं, बहुत सारी पॉलिसियां पढ़नी है। तो हमें इसमें मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी होता क्या है। फिर तो हम पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। फिर सेकेंड में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि अगर हम किसी पॉलिसी के मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं या किसी पॉलिसी को डिफाइन करते हैं, तो उसको डिफाइन करने से पहले यह आपको देखना है कि उस पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव क्या है। वो पॉलिसी जो एक फ्रेमवर्क में डिजाइन किया गया है, उस डिजाइन करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उसी ऑब्जेक्टिव के आधार पर यह हम पता करते हैं कि इस पॉलिसी में क्या क्या चेंजिंग किया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो पॉलिसी है, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, इस पॉलिसी को फ्रेमवर्क या डिजाइन करने का टास्क किसका है। इस टोटल पॉलिसी को रेगुलेट करने का, इसके फ्रेमवर्क को डिजाइन करने का, इसको कंट्रोल करने का टास्क किसका है। और उसमें हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में, जो गलती से यहां पे सेकंड लास्ट में टाइप हो गया, ये यहां पे थर्ड पोजीशन में रहना चाहिए था। देन फिर हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो पॉलिसी है ये कितने टाइप से वर्क करता है। जनरली ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है कॉन्ट्रैक्शन और एक है एक्सपेंशन। 2 होता है इसमें। एक्सपेंशन में इसका विस्तार किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन में इसको छोटा किया जाता है, जो हम लोग बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि इस पॉलिसी में जो भी चेंजेस की गई है, जो भी परिवर्तन किया गया, जो भी चेंजेस की गई है, उस चेंज करने में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या फिर उसी को हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। देन फिर हम लोग पढ़ेंगे कि उर्जित पटेल कमिटी आई थी, जो इस पॉलिसी में चेंजिंग के लिए कुछ उन्होंने गाइडलाइंस दिया था, कुछ रिकमेंडेशन किया था। उनके जो रिपोर्ट्स हैं, उस रिपोर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे उर्जित पटेल कमिटी में। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, इस इंस्ट्रूमेंट्स में एक तो हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका डेफिनेशन क्या है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, क्या क्या चेंजिंग किया जाता है, जब एक्सपेंशन का कंडीशन हो तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन का कंडीशन हो तो क्या होगा, वो एक पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि इन इंस्ट्रूमेंट्स में, इन टूल्स में, जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स है, इसमें जब चेंजिंग की जाती है, परिवर्तन किया जाता है, बदलाव किया जाता है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, किस पे, इकोनॉमी पे, इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के ही अंदर पढ़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मॉनेटरी पॉलिसी के इस टॉपिक में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में जो ये सेकेंड वर्ड है पॉलिसी, जिससे हम लोग हिंदी में नीति कहते हैं, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम लोग हिंदी में नीति कहते हैं। पहले हम समझेंगे कि पॉलिसी होता क्या है, फिर हम आएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। इसमें इसकी जो फर्स्ट है डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी में। सिंपल सा समझिए, एकदम बेसिक तरीके से इसको, क्योंकि बेसिक तरीके से समझने के बाद ही आप इस टॉपिक को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत अधिक इसमें कठिनाई नहीं होगी। सबसे पहला वर्ड है पॉलिसी। हम लोग जब पॉलिसी की बात करते हैं तो बहुत सारे टाइप्स के पॉलिसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जनरल जैसे आप देखते हैं एजुकेशन पॉलिसी, आप देखते हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी, आप एक देखते हैं फिस्कल पॉलिसी,
आप देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फिर आप यहां पर डाक देख रखे हैं, क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत सारे टाइप्स की पॉलिसियां हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती है, या एक सेक्टर को डेवलप करने के लिए बनाई जाती है। और ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के द्वारा इसको रेगुलेट भी किया जाता है। जैसे आप एजुकेशन पॉलिसी है, पहले एचआरडी मिनिस्ट्री जो थी वो करती थी, अब 2020 के बाद इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे रेगुलेट करती है। जैसे अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो जो इंडस्ट्रियल जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है, वो इसे रेगुलेट करती है। फिस्कल पॉलिसी है जिसमें हम लोग बजट पढ़ते हैं, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस इसे रेगुलेट करती है। इसी तरीके से हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको रेगुलेट करने का और इसके फ्रेमवर्क को डिजाइन करने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसियां हैं। अब हम समझते हैं ये पॉलिसी होता क्या है। तो सिंपल समझिए, कोई भी जो पॉलिसी है, मैंने पहले ही बोला है कि वो जो पॉलिसी बनाई जाती है, पॉलिसी का पहले एक ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव के आधार पे कुछ चेंज की जाती है, कुछ परिवर्तन किया जाता है, और उसी परिवर्तन को हम लोग पॉलिसी कहते हैं। जैसे आप अभी करंट में आप सुनेंगे, एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया गया? एजुकेशन पॉलिसी में जो बच्चों के इनरोलमेंट का एज था उसे चेंज किया गया, जो ड्यूरेशन था कोर्स का वो चेंज किया गया, जो वोकेशनल कोर्स है उसे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये सब क्या हुआ? ये सब इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हमारी एजुकेशन क्वालिटी जो है वो पहले से इंप्रूव कर सके। तो उन्होंने क्या किया? इन सब प्रकार के चेंज की और उसका नाम दिया कि ये क्या है? एक एजुकेशन पॉलिसी है। उसी तरीके से जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, इसका अर्थ है कि इस पॉलिसी का कुछ क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चेंज, कुछ ना कुछ परिवर्तन, चेंजिंग की जाएगी। किसमें? मॉनेटरी एक्टिविटी में, और उसी चेंजिंग वाली पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। जैसे जनरली इस पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में बहुत डीपली पढ़ना है, बहुत अधिक उसके फैक्ट्स को पढ़ना है। यहां पे मैं उसको एक थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं उसको, ताकि समझ में आ जाए कि ये मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। जैसे इस पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इट मींस कि जो इन्फ्लेशन होती है, मुद्रास्फीति होती है, महंगाई होती है, प्रोडक्ट की प्राइस जो बढ़ जाती है, उसे कंट्रोल करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। एक और ऑब्जेक्टिव है इसका, वो है इकोनॉमी ग्रोथ को क्या करना? बढ़ाना। सेकेंड इसका एक ऑब्जेक्टिव है। थर्ड इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्राइस स्टेबिलिटी। फोर्थ इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को क्या करना? इंप्रूव करना। ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या किया जाएगा? चेंजिंग की जाएगी, चेंज किया जाएगा। किसमें चेंज किया जाएगा? मॉनेटरी एक्टिविटी में। मॉनेटरी एक्टिविटी क्या होता है? सिंपल समझिए, तो हमारी इकोनॉमी में या हमारे बाजार में, हमारे देश के अंदर जो मनी सप्लाई होता है, मुद्रा का जो प्रवाह होता है मार्केट में, बैंक टू मार्केट, मार्केट टू बैंक, इसी एक्टिविटी को हम लोग जनरली मॉनेटरी एक्टिविटी कहते हैं। सिंपल समझिए। ऐसे इसके बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत बड़ा इसका एरिया है, लेकिन यहां पे सिंपल समझ लीजिए कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में जो पैसे का प्रवाह होता है, पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, कहां से? बैंक टू मार्केट, मार्केट टू बैंक, इसी एक्टिविटी को हम लोग जनरली क्या कहते हैं? मॉनेटरी एक्टिविटी कहते हैं। इसका मतलब है कि मॉनेटरी एक्टिविटी का रिलेशन डायरेक्ट किससे है? मनी सप्लाई से है। इसका अर्थ है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इस मॉनेटरी पॉलिसी में
जो चेंज किया जाता है वो किस में किया जाता है? चेंज मनी सप्लाई में किया जाता है। और इस मनी सप्लाई में चेंज करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू कंट्रोल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, टू इंक्रीज रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टू स्टेबल या टू कंट्रोल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे इसके और भी ऑब्जेक्टिव हैं। तो सिंपल सा पॉलिसी का अर्थ आप समझ गए कि किसी भी एक्टिविटी की ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो चेंजिंग की जाती है, जो भी चेंजेज होते हैं, उसी चेंजेज की एक्टिविटी को हम लोग पॉलिसी कहते हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है? ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस में चेंज करना है? मॉनेटरी एक्टिविटी में। इसलिए इस पॉलिसी को क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। एक और आपको इसमें एग्जांपल दे दूं। जैसे हमने फिस्कल पॉलिसी लिखा है इससे पहले, जो कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ना भी है। फिस्कल पॉलिसी जिसे हम लोग हिंदी में राजकोषीय नीति भी कहते हैं, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रेगुलेट फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाता है, जिसमें दो चीज होता है जो आपको डिटेल में पढ़ेंगे जब बजट पढ़ेंगे। एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा कहां से लाया और कितना पैसा कहां पे खर्च करेगा। ये दोनों जो इसके एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स है, इसके बीच जो एक बैलेंस बना करके जो कुछ ऑब्जेक्टिव है, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव है डेफिसिट, टू कंट्रोल डेफिसिट। तो इस डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए ये जो दो इसके वर्क हैं, इस वर्क में जो चेंजिंग की जाती है उसी पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इसका मतलब कि फिस्कल पॉलिसी में भी क्या किया गया? चेंज किया गया। किसमें? फिस्कल एक्टिविटी में। फिस्कल एक्टिविटी क्या है? गवर्नमेंट कहां से कितना पैसा लाएगा, जिसे हम गवर्नमेंट रिसिप्ट्स कहते हैं। गवर्नमेंट उस पैसा को इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए खर्च करेगा, उसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये दोनों ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अपने राजकोषीय जो रिसिप्ट्स आता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, उसमें चेंजिंग करती है, उसमें बदलाव करती है, उसमें बैलेंस लाती है, ताकि गवर्नमेंट के इस पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव को भी अचीव किया जाए और साथ साथ जो डेफिसिट है, यह डेफिसिट को कम किया जाए या डेफिसिट को मिनिमम रखा जाए। इसका मतलब यहां पे समझ में आ गया कि पॉलिसी क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी चेंजिंग की जाती है उसी एक्टिविटी को हम लोग पॉलिसी कहते हैं। तो हमें इसमें पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मौद्रिक नीति जनरली है क्या? तो मॉनेटरी एक्टिविटी में चेंजिंग है। मॉनेटरी एक्टिविटी क्या होता है? तो जो हमारे इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में पैसे का प्रवाह होता है, ट्रांसफर ऑफ मनी होता है, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम बैंक होते हैं, उन सारे एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? हम मॉनेटरी एक्टिविटी कहते हैं। और उसी में चेंजिंग करके जो 3-4 मैंने ऑब्जेक्टिव आपको यहां पे बताया है उसको अचीव किया जाता है। जो डेफिनेशन यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इट इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई, क्योंकि इस पॉलिसी के फ्रेमवर्क को डिजाइन करने का काम किसका है? आरबीआई का है। टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। इट मींस कि मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है, इसी पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। फिर बात आती है कि ये आरबीआई पॉलिसी जो ये बना रखी है, ये आरबीआई क्यों बनाती है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अथॉरिटी आरबीआई को दिया गया है अंडर आरबीआई एक्ट 1934। इट मींस कि आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का या मॉनेटरी पॉलिसी के फ्रेमवर्क को डिजाइन करने का जो ऑथोराइज बॉडी है वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। फिर मैंने आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए इसने एक कमिटी को डिजाइन कर रखा है, कमिटी सेटअप कर रखा है, जो कमिटी सेक्शन 45 जेडबी के अकॉर्डिंग है। और इस कमिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इस कमिटी को हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी। और इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा इस मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसकी फ्रेमवर्क को डिजाइन किया जाता है। यह पहले क्वार्टरली एंड हाफ क्वार्टर डिजाइन होता था,
बट नाउ-अ-डेज ये जो पॉलिसी है ये बाई मंथली डिजाइन किया जाता है। इट मीन कि प्रत्येक 2 महीने पे ये पॉलिसियां बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट लाइन आप देख रहे हैं कि द इंटायर मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द आरबीआई। जो मैंने जस्ट आपको नीचे बताया है कि ये सारी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम किसका है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का है, जो सेक्शन 45 जेडबी के तहत डिजाइन किया गया है। तो पहला यह पॉइंट था कि डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो हम लोगों ने यहां पे समझ लिया है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हमको क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पढ़ेंगे। जनरली मैंने आपको यहां पे बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था 4 ऑब्जेक्टिव के बारे में, जिसमें मैंने एक बताया था कि टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर मैंने बताया टू कंट्रोल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, फिर मैंने बताया था प्राइस स्टेबिलिटी, फिर मैंने बताया था कि रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना। अब ये एक्टिविटी होता कैसे है ये समझना है कि कैसे हम मॉनेटरी एक्टिविटी में, मनी सप्लाई में क्रेडिट को कंट्रोल करके हम इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। जिसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एंड इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल समझिए, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस, या इकोनॉमिक ग्रोथ को जो हम फॉर्मूला या डिफाइन करते हैं वो हम करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में, जो ऑलरेडी स्क्रीन पे लिखा हुआ है जीडीपी के रूप में। जीडीपी बहुत ही बड़ी टॉपिक है जो नेशनल इनकम में आपको पढ़ना है, बट यहां पे छोटा सा जीडीपी का मैं एक डेफिनेशन बता दूं, जीडीपी का सिंपल सा मीनिंग बता दूं। जीडीपी का सिंपल सा मीनिंग है कि एक डोमेस्टिक एरिया में, किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक एरिया में, घरेलू क्षेत्र में, एक फाइनेंशियल ईयर या एक फिक्स पीरियड के दौरान जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की जाती है, इसी के मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। इसके मॉनेटरी वैल्यू को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे सिर्फ 4 पॉइंट जीडीपी से रिलेटेड। पहला पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट यहां पे कह रहा है कि ये क्या है? ये एक मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक है, किसका मॉनेटरी वैल्यू है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। कौन से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? जिसका प्रोडक्शन कहां हुआ है? डोमेस्टिक एरिया में हुआ है। कब हुआ है? ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब है कि किसी एक कंट्री के अंदर, उसके डोमेस्टिक एरिया के अंदर, डोमेस्टिक एरिया का भी डेफिनेशन है जो आपको नेशनल इनकम बहुत डिटेल में पढ़ना है कि कौन कौन से एरिया को डोमेस्टिक एरिया में हम लोग काउंट करते हैं। सिंपल यहां समझ लीजिए कि एक कंट्री का जो अपना घरेलू क्षेत्र है, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल रीजन है, उसको हम लोग डोमेस्टिक एरिया में काउंट करते हैं। इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम डोमेस्टिक एरिया में काउंट करते हैं, जिसको बहुत डिटेल में हम लोग नेशनल इनकम में पढ़ेंगे। यहां पे बस इतना समझ लीजिए कि कंट्री का ये डोमेस्टिक एरिया है। एक डोमेस्टिक एरिया में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब हुआ कि वैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो रेडी टू यूज हो, उसको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। जैसे मेरे पास ये जो मार्कर है, ये रेडी टू यूज है, मैं परचेज किया, इस स्मार्ट बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया, इसका मतलब कि ये रेडी टू यूज है। लेकिन इस मार्कर के अंदर कुछ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट लगे हुए हैं तो वो रेडी टू यूज नहीं है, वो इस मार्कर के रॉ मटेरियल है, जिनका प्राइस ऑलरेडी इस मार्कर के प्राइस में इंक्लूड किया गया है। इसीलिए जीडीपी में हम हर समय किसकी बात करते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। कब बना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? तो जनरली ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि जब हम एक सर्टेन टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, जिसकी स्टार्टिंग 1 अप्रैल को होती है और जो एंड होता है 31 मार्च को होता है। और उन जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने, उसी के वैल्यू को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, या जिसे हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कैसे इस इकोनॉमी ग्रोथ या फिर जीडीपी को प्रमोट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। एक सिंपल समझिए, अगर आप मनी सप्लाई को
इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। आरबीआई ने कहा कि भाई बैंकों को कि तुम लोग मार्केट में पहले से अधिक मनी दो। अधिक मनी कब दे पाएगा? जब बैंकों के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगी, वो लोन क्या हो जाएगा? सस्ता लोन हो जाएगा, चीप हो जाएगा। और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, हम लोग क्या करेंगे? डिमांड ऑफ लोन को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। जैसे ही लोन की डिमांड को हम लोग बढ़ाएंगे, मार्केट में जो कैश है, इसका मतलब है कि कैश लिक्विडिटी इन मार्केट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे ही कैश लिक्विडिटी इन मार्केट बढ़ेगा, हमारे पास जब जरूरत से ज्यादा पैसा आने लगेगा तो हम उसे खर्च करेंगे तो हमारी क्या होगी? हमारी जो परचेजिंग पावर होगी पहले से इंक्रीज कर जाएगी, और धीरे धीरे करके मार्केट में जितने भी लोग हैं उन सबों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, जिसके कारण डिमांड ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, डिमांड प्रमोट हो जाएगा। अब डिमांड अगर प्रमोट होगा तो सप्लाई को भी बढ़ाने की प्रयास होगी, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा? पहले से बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तब तो प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर पाएंगे। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ये भी पहले से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जैसे ही रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा जो रेट ऑफ जीडीपी है वो क्या हो जाएगा? इंप्रूव कर जाएगा। और रेट ऑफ जीडीपी को ही हम लोग किस रूप में डिफाइन करते हैं? हम लोग इकोनॉमी ग्रोथ को रेट ऑफ जीडी के रूप में डिफाइन करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही जीडीपी का रेट बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रोथ पहले से क्या हो जाएगा? प्रमोट होगा। इट मींस कि पहले से इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजिंग किया जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को, या उसे हम सिंपल सा जीडीपी ही कहें, कि जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती है। तो क्या किया जाता है? मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाता है। मनी सप्लाई इंक्रीज कब होगा? जब बैंकों के द्वारा या आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के बेस पर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करेगी। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करेगी, लोन सस्ता होगा, हम लोग उसके डिमांड को इंक्रीज करेंगे। जैसे ही हम लोग इसके डिमांड को इंक्रीज करेंगे, मार्केट में जो कैश लिक्विडिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे ही मार्केट में कैश लिक्विडिटी बढ़ेगी, हम लोगों का जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है, हमारे खर्च करने की क्षमता है, हमारा एक्सपेंडिचर का जो पावर है वो पहले से इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो प्रोड्यूसर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को या अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को पहले से बढ़ा देंगे। और जैसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन जो बढ़ती है उसी को हम क्या कहते हैं? जीडीपी में इंप्रूवमेंट कहेंगे, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्शन जो होती है एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान डोमेस्टिक एरिया में, उसी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ जाएगी। जीडीपी बढ़ेगी, इसका मतलब है कि इकोनॉमी ग्रोथ पहले से इंक्रीज कर जाएगा। तो यह पहला ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी के दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, जिसे हम लोग हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। इकोनॉमी में यह भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इन्फ्लेशन। बट यहां पे इसके थोड़ा सा ओवरव्यू इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ताकि इस ऑब्जेक्टिव को समझने में आसानी हो। फिर जब इन्फ्लेशन पढ़ाया जाएगा तो बहुत डीपली इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी का। इन्फ्लेशन का सिंपल सा मीनिंग, एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर कहे तो इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ही किसी वस्तु तथा सेवा के मूल्य में बढ़ोतरी होती है, उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। सिंपल समझ में आ गया। फिर अब देखिए,
इन्फ्लेशन जनरली जो होता है, बहुत सारे रीजन है, बट इन जो जनरली इन्फ्लेशन का रीजन है वो है कि अगर मार्केट में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो, इसका मतलब कि मांग अधिक है, आपूर्ति कम है, इसका मतलब कि प्रोडक्ट की मार्केट में क्राइसिस है, और क्राइसिस जैसे ही होगा जो सेलर हैं वो प्रोडक्ट के प्राइस को पहले से क्या करते हैं, पहले से इंक्रीज कर देते हैं, और उसी एक्टिविटी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका मतलब यहां पे साफ साफ है कि ये जो इन्फ्लेशन हुआ है उसका जनरल रीजन या पॉपुलर रीजन क्या है, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपने पहले वाले में जस्ट आपने देखा है। तो ये जो डिमांड इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो परचेजिंग पावर है ये पहले से इंप्रूव कर गया। फिर आते हैं भाई परचेजिंग पावर इंप्रूव क्यों किया, कुछ ना कुछ कारण, तो उसका सिंपल सा कारण है कि हमारे पास जो कैश लिक्विडिटी था, हमारे पास जो कैश लिक्विडिटी था वो पहले से क्या हो गया, बढ़ गया। अब कैश लिक्विडिटी किसके इंस्ट्रक्शन पे आया था मार्केट में, आरबीआई के, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। तो इस समय अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, बैंक को इंस्ट्रक्शन देती है या अपनी पॉलिसियां लाती है, जिस पॉलिसी से ये क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। बहुत सारे और भी टूल्स है, बट एक टूल्स की बात करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। जैसे ही आरबीआई के इंस्ट्रक्शन पर या आरबीआई के एक्टिविटी के कारण बैंकों के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज किया जाता है, ऑटोमेटिक मार्केट में क्या होगा, डिमांड ऑफ लोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोन महंगा हो गया, कौन लेगा भाई पैसा। जैसे ही डिमांड ऑफ लोन कम होगी, कैश फ्लो इन मार्केट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मार्केट में बैंकों से पैसा आना कम हो जाएगा, और जैसे ही मार्केट में कैश फ्लो कम होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहां पे परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर कम होगा, यहां पे जो प्रोडक्ट की डिमांड सप्लाई से अधिक हो गई थी वो कम हो जाएगी। एक तरीका, यह तरीका भी है। दूसरा तरीका है कि भाई अगर ये एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, आप सप्लाई को प्रमोट कीजिए। सप्लाई को प्रमोट कैसे कीजिए, आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो प्रोड्यूसर है, उसे आप प्रमोट कीजिए प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए मार्केट में पैसा दे करके, ताकि जो सप्लाई है वो पहले से इंक्रीज कर जाए, और वो डिमांड के जैसे ही पैरेलल में आएगा, ऑटोमेटिक प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी एक जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने के लिए मॉनेटरी एक्टिविटी में, मनी सप्लाई में, क्रेडिट कंट्रोल में कुछ ना कुछ चेंजिंग किया जाता है, और उस चेंजिंग के द्वारा इस रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये जो इन्फ्लेशन एक्टिविटी है, इस इन्फ्लेशन एक्टिविटी को एक लिमिट में ला करके कंट्रोल कर लिया जाता है। तो ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव था मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी एक्टिविटी में मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का यूज करके इन सारे एक्टिविटी के द्वारा इस रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। जो आई थिंक आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि जनरली रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्यों अधिक होता है, क्योंकि डिमांड अधिक और सप्लाई कम होती है। दो तरीका है, या तो आप डिमांड को कम कर दीजिए या फिर आप सप्लाई को बढ़ा दीजिए। डिमांड को कम करेंगे तो सप्लाई के पैरेलल में हो जाएगा, प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। या फिर आप सप्लाई को बढ़ा दीजिए, सप्लाई को जैसे ही बढ़ाएंगे वो डिमांड के पैरेलल में आएगा, प्राइस कम हो जाएगी। दोनों केस में क्या होगा, मनी सप्लाई पे आपको फोकस करना है। जैसे मैंने पहले में बताया कि हम डिमांड को कंट्रोल करते हैं, तो डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, आरबीआई के टूल्स के इंस्ट्रक्शन पे, आरबीआई के इंस्ट्रक्शन पे बैंकों के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज कर दिया गया। या फिर आरबीआई ने एक एक्टिविटी की, जिस एक्टिविटी के इफेक्ट में आकर के बैंकों ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को अधिक कर दिया गया, जो आगे भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को अधिक किया, मार्केट में बैंक के जो लोन की डिमांड थी वो कम हो गई, क्योंकि वो महंगा हो गया लोन। डिमांड जैसे ही कम हुई तो मार्केट में जो पैसा आ रहा था बैंकों से, वो आने की जो रेट है वो पहले से कम हो गई। इसका मतलब कि कैश फ्लो इन मार्केट पहले से कम हो गया। जैसे ही कैश फ्लो कम होगा, हमारे पास पैसे की किल्लत हो जाएगी, हमारे पास पैसे की स्कार्सिटी हो जाएगी, और हम अपने जो परचेजिंग पावर है उसे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। और जैसे ही परचेजिंग पावर को हमने कम किया,
ऑटोमेटिक जो रेट ऑफ डिमांड बढ़ा था वो क्या होने लगा, कम होने लगा। और रेट ऑफ डिमांड जैसे ही कम होगा तो जो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी थी पहले से अधिक, वो प्रोडक्ट की प्राइस धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगेगी, और धीरे धीरे रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक लिमिट में आकर के कांस्टेंट हो जाएगा या स्टेबल हो जाएगा। तो इन सारे के सारे एक्टिविटी के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। अब हम तीसरे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। वो तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी। देखिए, प्राइस स्टेबिलिटी का पहले कंसेप्ट समझिए। इकोनॉमी में प्राइस से रिलेटेड दो एक्टिविटी होता है। एक को कहते हैं इन्फ्लेशन, जिसको आपने अभी पढ़ा है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो पहले से बढ़ जाता है। दूसरी एक्टिविटी से कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में प्रोडक्ट का प्राइस पहले से कम हो जाता है। इन्फ्लेशन का अपोजिट है डिफ्लेशन। अब देखिए, ये दोनों एक्टिविटी इकोनॉमी के लिए एक लिमिट के बाद ये हानिकारक है, ये गुड फॉर इकोनॉमी नहीं है। इसका मतलब है कि इन दोनों में प्राइस क्या होता है, चेंज होता है, स्टेबल नहीं रहता है। इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ गया, डिफ्लेशन में प्राइस कम हो गया। इन्फ्लेशन में आपने देखिए कि भाई इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन में आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। इसका मतलब कि इन्फ्लेशन में आरबीआई के द्वारा मनी सप्लाई को कम किया जाता है ताकि डिमांड को कम किया जा सके, ताकि डिमांड और सप्लाई पैरेलल हो जाए और प्राइस उसका धीरे धीरे कम हो जाए, पहले की तरह प्राइस हो जाए। वही डिफ्लेशन में मार्केट में डिफ्लेशन में मार्केट में कैश बहुत कम रहता है, जिसके कारण जो सप्लाई होती है वो अधिक होती है और डिमांड कम होता है। इसका मतलब कि इस समय डिफ्लेशन के समय क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ग्रेटर देन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और वही इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस समय सप्लाई अधिक है, डिमांड कम है। डिमांड क्यों कम है, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई है। परचेजिंग पावर कम क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट में कैश या मार्केट में मॉनेटरी एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में आरबीआई के द्वारा जो मनी सप्लाई है, इस मनी सप्लाई को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ताकि प्राइस को स्टेबल किया जा सके। क्योंकि ये जो एक्टिविटी डिफ्लेशन, ये हमारे इकोनॉमी को बहुत अधिक तबाही मचा देता है, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ही क्षति पहुंचाता है। हाँ, इन्फ्लेशन भी क्षति पहुंचाता है, लेकिन एक लिमिट तक इन्फ्लेशन गुड फॉर इकोनॉमी है। उस लिमिट से ऊपर इन्फ्लेशन भी हमारे इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बहुत ही डैमेज करता है। इसीलिए इन दोनों केस में प्राइस स्टेबल नहीं रहता है, और इस प्राइस को स्टेबल करने का काम मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा किया जाता है। जब इन्फ्लेशन होगा तो मनी सप्लाई को कम किया जाता है ताकि मार्केट में डिमांड को कम किया जाए। जब डिफ्लेशन होता है तो मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है ताकि मार्केट में कैश फ्लो बढ़े और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, ताकि प्रोडक्ट का प्राइस पहले से बढ़ जाए। अब कहेंगे भाई क्यों होता है, तो सिंपल समझिए। अगर प्राइस कम होगा, डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन में प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होगा। इसका मतलब है कि प्राइस एंड गुड्स और सर्विसेज अगर कम होगा तो जो प्रोड्यूसर है इसको क्या होने लगेगा, लॉस। और अगर प्रोड्यूसर को लॉस होगा तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कम करेगा। प्रोडक्शन कम करेगा, और प्रोडक्शन के मॉनेटरी वैल्यू को क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी। मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो अगर प्रोडक्शन कम करेगा, इसका मतलब है कि जीडीपी भी कम होगा। अगर प्रोडक्शन कम करेगा, जीडीपी कम होगा, इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट इस प्रोडक्शन एक्टिविटी से मिल रहा था, वो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एम्प्लॉयमेंट अगर कम होगा, इसका मतलब है कि रेट ऑफ पॉवर्टी, जो रेट ऑफ पॉवर्टी है वो भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ पॉवर्टी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रेट ऑफ पॉवर्टी अगर बढ़ेगा तो क्या हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट होना संभव है, नहीं। इसीलिए जो डिफ्लेशन का केस है, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत अधिक इफेक्ट देता है।
वही इन्फ्लेशन में भी देख लीजिए, अगर सिंपल सा इन्फ्लेशन के केस में अगर देख ले, तो अगर बहुत प्राइस बढ़ा एक लिमिट से ऊपर, जनरली हमारे यहां लिमिट है कि 6% से ऊपर इन्फ्लेशन होना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर वही 4 to 6% के बीच में है तो वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन गुड फॉर इकोनॉमी है। अब कैसे, अगर 6% से अबव जाए तो कैसे हमारे लिए ये डेंजर है? तो सिंपल समझिए कि अगर प्राइस बढ़ा, इसका मतलब है कि जो प्रोड्यूसर हैं इसको क्या हो रहा है, मोर एंड मोर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो कस्टमर है या जो फिक्स्ड इनकम पर्सन है, फिक्स्ड इनकम पर्सन है, इन सबों का जो एक्सपेंडिचर है वो पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्सपेंडिचर अगर इनका बढ़ेगा तो इनकी सेविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेविंग कम होगा तो जो फिक्स्ड इनकम वाले या फिर जो कस्टमर है इनको क्या होने लगेगा, लॉस होने लगेगा। इसका मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन का रेट एक लिमिट से ऊपर जाता है तो प्रोड्यूसर जिनकी संख्या बहुत ही कम है उन्हें बहुत अधिक प्रॉफिट होने लगती है, और जो कस्टमर जिनकी संख्या बहुत अधिक है वो कस्टमर ग्रुप को लॉस होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि अगर प्राइस स्टेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के किसी न किसी पार्टिसिपेंट को लॉस होना ही होना है। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है कि वो प्राइस को स्टेबल करके रखे, न वो हायर इन्फ्लेशन का केस आने दे और न ही हायर डिफ्लेशन का केस आने दे। वो हायर डिफ्लेशन और हायर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके प्राइस को स्टेबल करके रखता है, ताकि वैसे कंडीशन में प्रोड्यूसर और कस्टमर दोनों बैलेंस रहें, दोनों को ना बहुत प्रॉफिट हो ना बहुत लॉस हो, और इकोनॉमी बहुत स्मूथली रन करना शुरू कर दे। तो ये थर्ड ऑब्जेक्टिव आपने इसमें पढ़ा है, टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी, जो मॉनेटरी एक्टिविटी का एक ऑब्जेक्टिव है, मॉनेटरी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करके इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव की। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मॉनेटरी एक्टिविटी के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, मनी सप्लाई के द्वारा कैसे इसे अचीव किया जाता है। सिंपल सा मैंने आपको बताया है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कब होगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी। बिना प्रोडक्शन बढ़ाए आप कभी भी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा नहीं सकते हैं। प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड पहले से बढ़ेगी, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, चाहे वो डोमेस्टिक एरिया डिमांड हो या फिर इंटरनेशनल लेवल की डिमांड हो। लेकिन डिमांड बढ़ना वहां पे नेसेसरी है, क्योंकि प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ा करके उसे हम गोडाउन में रख के नहीं रख सकते हैं ना। अगर गोडाउन में अगर उसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके रखेंगे तो फाइनली वहां पे क्या होगी, जो होल्डिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑलरेडी जो प्रोड्यूसर है उन्हें लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रोडक्शन को तभी बढ़ाया जा सकता है जब उसका क्या हो, डिमांड हो। और डिमांड कब अधिक होगा, जब मार्केट में कैश लिक्विडिटी पहले से क्या होगी, अधिक होगी। और कैश लिक्विडिटी को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। इसका मतलब कि जैसे जैसे कैश लिक्विडिटी पे मॉनेटरी पॉलिसी एक्टिविटी करेगी, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। हां, अगर सप्लाई को, मनी सप्लाई को या कैश फ्लो इन मार्केट को कम किया जाता है तो उस केस में रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आप देखेंगे इन्फ्लेशन के केस में, इन्फ्लेशन के केस में क्या रहता है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट हाई होता है। तो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट अगर हाई होगा तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में कैश लिक्विडिटी हाई है, और डिमांड ऑफ प्रोडक्ट अगर हाई है तो इस केस में क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई होगा। और रेट ऑफ प्रोडक्शन अगर हाई होगा तो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। वही इसके अपोजिट डिफ्लेशन में अगर चले तो डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, डिमांड कम होता है। डिमांड कम क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में कैश लिक्विडिटी कम होती है, जिसके कारण प्रोडक्शन कम होता है और रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होती है और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अधिक हो जाती है। तो वैसे केस में आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है
उस एक्टिविटी के द्वारा क्या किया जाता है, कैश लिक्विडिटी को बढ़ाया जाता है, बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाता है, या फिर बैंकों को जो आरबीआई कर्ज देती है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाता है, जो आगे आपको डीपली पढ़ना है, जिसके द्वारा बैंक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट में लोन देती है और हम लोग लोन के डिमांड को बढ़ाते हैं, जिससे मार्केट में कैश लिक्विडिटी बढ़ती है, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है और धीरे धीरे हम प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाते जाते हैं। और प्रोड्यूसर के जैसे ही प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती है प्लस प्राइस को बढ़ाती है, जिसके कारण रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे घटने लगता है। इसका मतलब है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका यह भी एक ऑब्जेक्टिव है कि टू इंक्रीज रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें मैंने यहां पे आपको बताया कि इन्फ्लेशन का केस जब प्राइस बढ़ा रहता है या डिमांड बढ़ती है तो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, प्रोडक्ट की डिमांड अगर घटेगी तो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट घट जाती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करने के लिए आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का यूज करके इन ऑब्जेक्टिवों को अचीव किया जाता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान। तो ये आपने 4 यहां पे पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव पढ़े। अब हमें यहां पे पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है क्या, ये कैसे वर्क करता है, कौन कौन से इसके मेंबर्स होते हैं, बहुत डीपली है। क्योंकि कंटिन्यू आप देखेंगे ना, जनरली जो यूपीएससी की क्वेश्चन जो आती है मॉनेटरी पॉलिसी या बैंकिंग सिस्टम से, ऑन एवरेज 1-2 क्वेश्चन रहता है प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो जो 1-2 क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिकों से रहता है, इन्हीं पॉइंट्सों से रहता है। हाँ, कभी कभार उनकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है, जो जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद तो वहां पे एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, चाहे बीच बीच में इसके और भी क्वेश्चन को देखेंगे जो अभी तक पूछा गया यूपीएससी के द्वारा या अन्य स्टेट पीसीएस के द्वारा। तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में पढ़ना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो स्ट्रक्चर है इसे तैयार किसके द्वारा किया जाता है, कितने मेंबर्स होते हैं, इनकी कितनी मीटिंग होती है और उन मीटिंग में जो डिसीजन लिया जाता है उसे कितने दिनों के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी के जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर कितना है, वो एक बार अपॉइंट होते हैं कितने दिनों के लिए मैक्सिमम रह सकते हैं, ये सारे के सारे जो बातें हैं वो हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के डिटेल में पढ़ना है। इसे हम शॉर्ट में एमपीसीवी कहते हैं ताकि इतना लंबा लिखने की जरूरत ना पड़े। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जनरली मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटियां हैं, जनरली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई को एक पावर दिया गया है कि सेक्शन 45 जेडबी के अकॉर्डिंग वो इस कमिटी को फॉर्म करे, कमिटी बनाए। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। इस 6 मेंबर में 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई के साइड से होते हैं और जो रेस्ट 3 मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट के साइड से हैं, या आप कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के साइड से। इस 3 मेंबर जो आरबीआई के, इसमें एक जो फर्स्ट जो चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैं वो है आरबीआई गवर्नर, एक इसमें डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं। जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं उसमें एक डिप्टी गवर्नर यहां पे होते हैं जो मेंबर्स होते हैं इसके, और एक डायरेक्टर लेवल के होते हैं, डायरेक्टर ऑफ लोकल बोर्ड होते हैं। ये 3 लोग होते हैं जो आरबीआई के साइड से इसमें अपॉइंट किए जाते हैं, जिसमें कौन कौन होते हैं, आरबीआई गवर्नर जो चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होते हैं, दूसरा एक कोई डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में उसमें से कोई एक डिप्टी गवर्नर होते हैं,
और एक जो लोकल बोर्ड है, जो लोकल 4 जोनल ऑफिस है, उसके एक डायरेक्टर को यहां पे नियुक्त किया जाता है। तो ये 3 किस साइड से हो गए? ये 3 हो गए फ्रॉम आरबीआई। ये जो 3 है ये गवर्नमेंट के साइड से है। और इन 3 को अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमिटी बनाई जाती है। एक सिलेक्शन कमिटी बनाई जाती है और इस सिलेक्शन कमिटी के द्वारा 3 मेंबर को अपॉइंट किया जाता है 4 साल के लिए। इनका टेन्योर कितना होता है? 4 इयर्स होता है। और ये जो 3 मेंबर होंगे इस गवर्नमेंट के साइड से, वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर इकोनॉमिस्ट होंगे। अदर किसी सेक्टर के लोगों को यहां पे अपॉइंट किया नहीं जाएगा। उन्हें उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें यह होनी चाहिए कि क्या वो बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, क्या वो इकोनॉमिस्ट हैं जो उनके पास इकोनॉमी की बहुत ही नॉलेज है। इन लोगों को यहां पे अपॉइंट किया जाता है फॉर 4 इयर्स एंड ईयर्स। और इसको अपॉइंट करने के लिए एक कमिटी बनती है जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी के भी 3 मेंबर होते हैं, यह भी समझ लीजिए। एक कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, कहां के? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और एक आरबीआई के गवर्नर। ये 3 मेंबर होते हैं सिलेक्शन कमिटी में। कौन कौन? फिर से समझ लीजिए। कैबिनेट सेक्रेटरी, एक इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, कहां से? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और एक आरबीआई के गवर्नर। ये 3 लोगों के द्वारा जो सिलेक्शन कमिटी है, उसी सिलेक्शन कमिटी के द्वारा 3 मेंबर को यहां से क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। कभी भी इस 3 मेंबर में ना कोई मिनिस्टर्स होते हैं, ना कोई एमपी होते हैं राज्यसभा या लोकसभा के, ना कोई गवर्नमेंट बॉडी होते हैं। ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी रिसर्च सेंटर से इनको लाया जाता है। खास करके आप इसमें देखिएगा आईआईएम के प्रोडक्ट बहुत अधिक रहते हैं। हर समय एक आईआईएम के प्रोडक्ट रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर के एक्सपर्ट होते हैं। कोई ना कोई इकोनॉमिस्ट होंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिक जो बैंकिंग इकोनॉमिक सेक्टर से उसके एक्सपर्ट होते हैं। कुछ मॉनेटरी पॉलिसी एक्टिविटी के एक्सपर्ट होते हैं, जिनको मनी सप्लाई पे बहुत अधिक अनुभव है, बहुत अधिक रिसर्च किया है, वही लोग यहां पे मेंबर बन सकते हैं। लेकिन ये जो 3 है ये ऑलरेडी आरबीआई के बॉडी होते हैं। और इन सब में जो वीटो पावर होता है वो किसके पास होता है? वो होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई के पास में। इसका मतलब अगर मॉनेटरी पॉलिसी की स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क को तैयार किया गया और वहां पे वोटिंग होती है, और वोटिंग में मान लो कि वोटिंग टाई हो गया, 3-3 लोग हो गए, 3 लोग उसके सपोर्ट में, 3 लोग उसके अगेंस्ट में, 3 लोग कह रहे हैं इसे इंप्लीमेंट कीजिए, 3 लोग कह रहे हैं नहीं ये गलत है, तो वो टाई के केस में जो निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है? आरबीआई के गवर्नर के पास होता है। तो ये 6 मेंबर्स होते हैं, जिन 6 मेंबर्स के द्वारा इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के फ्रेमवर्क को डिजाइन किया गया है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी के कमिटी का जो चेयरमैन है, वो कौन होते हैं? वो आरबीआई गवर्नर होते हैं। यही 2017 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि आरबीआई के गवर्नर के बारे में इसी से पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। उसमें था कि देयर आर 12 मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ऐसे ही गलत है। फिर उसमें पूछ दिया था कि चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज कौन सा? फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी गलत है। तो एक्चुअली इस कमिटी में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें आरबीआई के साइड से कितने हैं? 3। कौन कौन होते हैं? तो एक आरबीआई के गवर्नर होते हैं, एक कोई डिप्टी गवर्नर होते हैं, और एक जो लोकल बोर्ड के डायरेक्टर होते हैं। 4 लोकल बोर्ड है, उसमें से किसी एक बोर्ड के डायरेक्टर होते हैं, या फिर आरबीआई के उस लोकल जो बोर्ड है उसमें से जो एक्सपर्ट होते हैं उसको यहां पे अपॉइंट किया जाता है। 3 जो है मेंबर वो किस साइड के होते हैं? गवर्नमेंट के साइड से होते हैं, जिनको सेलेक्ट करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए कमिटी बनती है, इसे हम सिलेक्शन कमिटी कहते हैं। जिस सिलेक्शन कमिटी में 3 मेंबर्स होते हैं, पहला कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, और तीसरा आरबीआई के गवर्नर। और इन्हीं तीनों के द्वारा 3 मेंबर्स को यहां से अपॉइंट किया जाता है। वो 3 मेंबर्स एक्सपर्ट होंगे किस फील्ड के? या तो बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट होंगे, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी के एक्सपर्ट होंगे, या फिर वो इकोनॉमिस्ट होंगे। इसी सब टाइप के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको यहां पे अपॉइंट किया जाता है। और इन सब जितने भी मेंबर्स हैं, इनका जो टेन्योर होता है वो कितने का होता है? 4 इयर्स का होता है।
4 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता है। एक चीज और इसमें समझ लीजिए, ये जो 3 मेंबर इन्हें रीअपॉइंट नहीं किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि क्या 4 इयर्स के टेन्योर कंप्लीट होने के बाद और अगर उनका एज 70 इयर्स से कम है, क्योंकि इसमें एज लिमिट भी है 70 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को इस कमिटी में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो अगर उनकी एज बिलो 70 इयर्स है तो क्या रीअपॉइंट किया जाएगा? तो नहीं, इसमें अपॉइंटमेंट सिंगल टाइम होता है, एक बार होता है, कभी भी रीअपॉइंट किया नहीं जाता है। तो यह है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो सेक्शन 45 जेडवी के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है, डिजाइन की जाती है। जो डिजाइन करने का काम किसका है? आरबीआई का है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह अथॉरिटी किसको दे रखा है? आरबीआई को दे रखा है। और इसी 6 मेंबर कमिटी के द्वारा बाई मंथली, प्रत्येक 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को डिजाइन किया जाता है। जिस डिजाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो आपने 4 ऑब्जेक्टिव बेसिकली पढ़ा है, टू इंप्रूव एंड इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर आपने एक ऑब्जेक्टिव पढ़ा है कि टू कंट्रोल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। फिर आपने एक ऑब्जेक्टिव पढ़ा है कि टू कंट्रोल या टू स्टेबल द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर आपने एक ऑब्जेक्टिव पढ़ा है कि टू इंक्रीज रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने या अचीव करने के लिए इस कमिटी के द्वारा बाई मंथली बेसिस पे प्रत्येक 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन किया जाता है। फिर बात आती है कि मैं हर बार रिपीट करूं बाई मंथली, क्या यह बीच में हो सकता है? हो सकता है, लेकिन वो एक लिमिट है कि भाई बाई मंथली आपको करना ही करना है, आप क्वार्टरली नहीं कर सकते हैं। आपको कम से कम प्रत्येक 2 महीने पे पॉलिसी बनानी है। हां, अगर जरूरत पड़ता है, अगर इकोनॉमी कंडीशन अगर खराब होती है तो आप 2 मंथ से पहले भी आप मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग करके और मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस कर सकते हैं, यह पॉसिबल है। लेकिन आप 2 महीने से अधिक टाइम तक एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को कभी भी रेगुलेट किया नहीं जा सकता है। तो याद रखिएगा, इन जनरल केसेस या जनरल केस में बाई मंथली ये पॉलिसी प्रिपेयर की जाती है, डिजाइन की जाती है। लेकिन अगर इकोनॉमी कंडीशन अच्छा नहीं रहा तो इस पॉलिसी को 2 मंथ से पहले भी डिजाइन किया जा सकता है। जिस डिजाइन करने का काम या उस फ्रेमवर्क को तैयार करने का काम मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का होता है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर होते हैं। तो ये आपको यहां पे 3rd पॉइंट आपको पढ़ना था। हम लोगों को पढ़ना था टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने पहले ही बताया है आपको। एक होता है एक्सपेंशनरी और दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्शनरी। मैंने पहले भी आपका इसको जिक्र किया है। एक्सपेंशनरी मीन्स एक्सपेंशन करना। एक्सपेंशन करना मीन्स कि मार्केट में मनी सप्लाई की एक्टिविटी को क्या करना? बढ़ाना। उसको कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है संकुचित करना, छोटा करना। एक्सपेंशन मीन्स होता है फैलाव, बड़ा करना। कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है कि इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें पूरे मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, संकुचित कर देते हैं। इसका मतलब कि इस कंडीशन में या इस टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को पहले से रिड्यूस किया जाता है। तो जनरली मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टाइप्स है, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया जाता है? मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। और कॉन्ट्रैक्शनरी में मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। फिर यहां पे जस्ट नीचे लिखा हुआ है चीप मनी पॉलिसी एंड डियर मनी पॉलिसी। यह होता क्या है? तो अगर मनी सप्लाई को बढ़ाएगा, इसका मतलब है कि मनी सप्लाई कब बढ़ेगी? जब मैंने आपको बताया था पहले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। इसका मतलब है कि इस टाइप्स के मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो सिंपल सा है कि अगर आपको लोन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं चीप मनी, सस्ती मुद्रा। चीप मतलब सस्ता। लेकिन इसमें क्या करना है? मनी सप्लाई को कम करना। तो कम कैसे होगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ाएंगे लोन महंगी हो जाएगी, और जो लोन महंगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? डियर मनी।
तो डियर मनी में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, चीप मनी में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा। अब आप यहां पे ही समझ लीजिए ये कब यूज होगा, ये कब यूज होगा। तो सिंपल समझिए, हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज कब करेंगे, जब हमें मनी सप्लाई को कम करना है। और मनी सप्लाई को कम कब करते हैं, जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई होता है। तो मनी सप्लाई को कम करके डिमांड को कम करते हैं। डिमांड को जैसे ही कम करेंगे, ऑटोमेटिक प्रोड्यूसर और सप्लायर और सेलर जो है प्रोडक्ट के प्राइस को कम करता है। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर डियर मनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, ये कब होता है, जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा, हाई होगा। तब कौन सा यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन वही जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होगा या फिर जब डिफ्लेशन का क्या केस होगा, डिफ्लेशन का केस, जिस समय डिमांड कम सप्लाई अधिक होगी, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है। तो उस केस को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब यूज होगा, जब डिफ्लेशन का केस होगा। और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज कब होगा, जब किसका केस होगा, इन्फ्लेशन का केस होगा। तो इन्फ्लेशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, डिफ्लेशन के केस में एक्सपेंड किया जाता है। तो ये टू टाइप्स के मॉनेटरी पॉलिसी है। एक को कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरे को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जो ये जितने भी टूल्स हैं, जब उसके हम इफेक्ट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टूल्स पढ़ेंगे, तो उसमें इन सारे के सारे जो टाइप्स हैं या इन दोनों टाइप्स का हम रिपीट करते जाएंगे। क्योंकि जब भी हम इफेक्ट पढ़ेंगे तो दोनों पढ़ेंगे कि अगर रेट को बढ़ाया जाए और रेट को घटाया जाए, तो रेट को बढ़ाएंगे इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन, रेट को घटाएंगे इसका मतलब एक्सपेंशन है। तो ये रिपीट होगा जितने भी टूल्स हमें पढ़ना है उन सारे टूल्स में। अब हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कि कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को बेसिकली टू टाइप्स में, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरे को कहते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। इसमें स्लाइड छोटा इसलिए सिर्फ इसमें क्वांटिटेटिव लिखा गया, क्वालिटेटिव नहीं लिखा गया। क्वांटिटेटिव टूल्स का ये जो वर्ड है, वर्ड के मीनिंग से पता है कि यहां पे क्वांटिटी की बात करते हैं। हर समय रेट की बात करते हैं, अमाउंट की बात करते हैं, इतना घटाना इतना बढ़ाना है, ये हो गया क्वांटिटी, ये मात्रा की बात हो रही है। क्वालिटेटिव मीन्स उसके क्वालिटी को चेंज किया जा रहा है, नई नई एक्टिविटियां लाई जा रही है, नए नए वहां पे रूल रेगुलेशन लाए जा रहे हैं, जो कौन से टूल्स में आते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स में आते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स में जैसे आपको कैश राशनिंग पढ़ना है, मोरल एक्टिविटी पढ़ना है, फिजिकल इंक्लूजन पढ़ना है, ये सारे के सारे आपको पढ़ना है क्वालिटेटिव में। लेकिन इस स्लाइड में लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स को। क्वांटिटेटिव टूल्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है डायरेक्ट टूल्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टूल्स। ये क्यों किया गया है? डायरेक्ट टूल्स का सिंपल सा मीनिंग है कि डायरेक्टली इंपोज्ड ऑन बैंक्स या डायरेक्टली इंपोज्ड ऑन कॉमर्शियल बैंक्स। डायरेक्टली उसको हम लोग डायरेक्ट टूल्स में रखते हैं। इनडायरेक्टली मीन्स कि इनडायरेक्टली इंपोज्ड ऑन कॉमर्शियल बैंक्स। इसका मतलब कॉमर्शियल बैंक्स उसके लिए बाध्य नहीं है। कॉमर्शियल बैंक अगर चाहे तो वो उसको फॉलो करेगा, नहीं चाहे तो नहीं फॉलो करेगा। जैसे कॉमर्शियल बैंक को अगर लोन लेना है आरबीआई से, तो कॉमर्शियल बैंक के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसे लोन लेना है तो लेगा, नहीं लेना है तो नहीं लेगा। लेकिन डायरेक्ट टूल्स में जो टूल्स हैं वो आरबीआई के द्वारा इंपोज किया जाएगा और आरबीआई के द्वारा इंपोज करने से संबंध में जो भी एक्टिविटी, जो भी नियम बनाई जाएगी, जो भी पॉलिसी में चेंज की जाएगी, उसे कॉमर्शियल बैंक के द्वारा फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं करती है तो आरबीआई हो सकता है उसे पनिशमेंट भी कर सके, पनिश भी कर सके। इसीलिए हम इस टूल्स को, क्वांटिटेटिव टूल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हम कर दिए हैं डायरेक्ट टूल्स में, दूसरा इनडायरेक्ट टूल्स में। डायरेक्ट टूल्स के अंदर दो टूल्स आते हैं, जिसमें पहला है कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम सीआरआर कहते हैं, और दूसरा है स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम एसएलआर कहते हैं। और इन दोनों टूल्स को हम लोग वेरिएबल रिजर्व रेशियो कहते हैं, क्योंकि ये जो दोनों टूल्स है ये रेशियो में है। ये किस में है? रेशियो में है। और ये सब जो टूल्स है ये रेट में है। तो डायरेक्ट टूल्स के अंदर दो टूल्स हैं, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो।
और इन दोनों टूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इन दोनों टूल्स को हम लोग वेरिएबल रिजर्व रेशियो कहते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक रेशियो में, एक परिवर्तनीय अनुपात में है। यह समय के अनुसार से चेंज किया जाता है। इनडायरेक्ट टूल्स में जो पहला है वो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये लिक्विडिटी को एडजस्ट करने का मेन काम करता है। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसे हम लोग शॉर्ट में LAF कहते हैं, इसके अंदर दो टूल्स हैं। एक है रेपो रेट, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में 2013 और 2020 में दो और रेपो रेट को इंट्रोड्यूस किया गया। एक है टर्म रेपो रेट, जिसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि ड्यूरेशन, लोन ड्यूरेशन को चेंज किया है। फिर इन्होंने क्या किया कि उस रेपो रेट के एक लॉन्ग टर्म रेपो रेट लेकर के आया है, जिसमें इन्होंने जो लोन की ड्यूरेशन थी उसे बढ़ा करके 3 इयर्स तक कर दिया है, लॉन्ग टर्म रेपो रेट कर दिया है। तो रेपो रेट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे दो हम लोग पढ़ेंगे रेपो रेट में, एक टर्म रेपो रेट और एक लॉन्ग टर्म रेपो रेट, और एक हम सिंपल सा पढ़ेंगे रेपो रेट। इसलिए वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मैं अभी बता दूं यहां पे थोड़ा सा, फिर डिटेली वहां पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। रेपो रेट में जो लोन दी जाती है आरबीआई के द्वारा, वो ओवरनाइट के लिए, ठीक है। टर्म रेपो रेट में जो लोन दी जाती है वो 14 दिन, 7 दिन और 28 दिन के लिए। इसका मतलब है कि जो सिंपल रेपो रेट है उसमें लोन दिया था ओवरनाइट के लिए, टर्म रेपो रेट में 7, 14, 28 दिन के लिए, और जो लॉन्ग टर्म रेपो रेट है उसमें लोन दिया जाता है मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए, 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए लोन दिया जाता है। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, जो इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसके अलावा हमें पढ़ना है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसे हम OMO कहते हैं, नेक्स्ट बैंक रेट, नेक्स्ट MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, और फिर हमें इसमें एक पढ़ना है बेस रेट, बेस रेट। तो ये हमें सारे के सारे टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़नी है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें कैश राशनिंग पढ़ना है, मोरल एक्टिविटी पढ़ना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ना है। तो वो सारे के सारे एक्टिविटी को हम लोग कहां पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में। तो ये कुछ टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, जिसके बारे में पढ़ना है और इसके इफेक्ट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है।